सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान की 3 कंट्रीज़ और एक जॉइंट डिफेंस डील और ये वो ऐसे वक़्त में जब पूरा वेस्ट एशिया अनप्रेसिडेंटेड जो रीजनल टर्मॉइल है उससे गुज़र रहा है। क्या ये सिर्फ़ एक डिफेंस कॉर्पोरेशन है या फिर वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में एक नए स्ट्रेटेजिक पावर इक्वेशन की शुरुआत? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान 7 अगस्त 2026 को ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने जा रहे हैं। इस ग्रुपिंग में टर्की की जो नेटो मेंबरशिप और उसकी जो पावरफुल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, सऊदी अरेबिया की गल्फ स्ट्रेटेजिक पोजीशन और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्म्ड जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तीनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं और टाइमिंग यहाँ पर देखने की चीज़ है। एक रीजन में ऑलरेडी मैसिव जियोपॉलिटिकल टेंशंस से जूझ रहा है पूरा रीजन। ईरान को लेकर कन्फ्रंटेशन, यूएस और इज़राइल मिलिट्री एक्शन और पूरा जो गल्फ सिक्योरिटी कंसर्न है, उसने पूरे रीजनल कैलकुलेशंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो सवाल अब ये है कि क्या इस डील में क्या कुछ लिखा हुआ है? बड़ा सवाल ये है कि इस डील की ज़रूरत अभी क्यों पड़ी है? सऊदी अरेबिया और टर्की जो है और पाकिस्तान एक साथ कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? इस पूरी इक्वेशन में टर्की क्या लेकर आ रहा है? पाकिस्तान जो है क्या वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को गल्फ में एक नए स्ट्रेटेजिक रोल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो डील है, उसके एग्ज़ैक्ट ऑपरेशनल कमिटमेंट अभी जो है वो पब्लिकली क्लियर नहीं है, लेकिन इसीलिए जो एग्रीमेंट है इसको तुरंत नेटो स्टाइल ऑटोमैटिक वॉर गारंटी कहना जो कहा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसी के आधार पर हम इस फैक्ट के ऊपर बात करें और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 3 जो देश हैं एक साथ इस समय में क्यों आ रहे हैं? और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह डीजी क्लॉज़। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, टाइमिंग और ये 3 देश एक साथ टाइमिंग को लेकर क्यों एक साथ इस समय पर आ रहे हैं जब ऑलरेडी रीजन में इतना कुछ चल रहा है? प्लस तीनों एक साथ व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल ईच? सबसे पहले आपने बोला तीनों क्यों एक साथ आ रहे हैं, और दूसरी हुँ, चीज आपने बताई टाइमिंग की। सो अगर अब नहीं आते तो फिर कभी नहीं आते। तो टाइमिंग के हिसाब से इनका जो आपस में जो इक्वेशन है, ये अभी ही जुड़ सकता था जब ये पूरा रीजन अंडर टर्मोइल है, क्योस है, कंफ्यूजन है, वर्ल्ड ट्रेड अफेक्टेड है, एनर्जी सप्लाई चेन सबके डिसरप्टेड है। ऐसी हालत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है सऊदी अरेबिया का। ईरान का तो जो हो रहा है सो हो रहा है। ईरान तो मैं बोलूँगा मरे हुए को क्या मारोगे आप? तो वो अपना लास्ट डिच फाइट कर रहा है। वो पीछे नहीं हटने वाला है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। सो इसलिए सऊदी अरेबिया जो है इस समय अ, उसको ऐसा लग रहा है कि हाउतीज़ हो गए, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत हिज़्बुल्लाह भी अभी तक तो हालाँकि डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के साथ उनका कोई वो नहीं है, लेकिन एक अपोज़िशन कैंप यानी कि प्रो ईरान कैंप है हिज़्बुल्लाह का। वो सऊदी अरेबिया के पास चॉइस है इज़राइल, पाकिस्तान और टर्की की। अब इसमें इज़राइल से पहले भी बातचीत चली थी अब्राहम्स अकॉर्ड के तहत कि यूएई, सऊदी अरेबिया और इज़राइल आपस में एक समझौता करें, लेकिन लास्ट मिनट में मोहम्मद बिन साद ने वो वापस ले लिया, अपना पैर खींच लिया पीछे। तो खाली वो जो एग्रीमेंट हुआ वो खाली यूएस, इज़राइल और यूएई के बीच में हुआ है। तो सऊदी अरेबिया अपने आप को एक लीडर समझता है इस्लामिक वर्ल्ड का। वहीं तुर्की भी ये सोचता है कि मैं भी एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में ओटोमन एम्पायर जो थी, वहाँ से लेकर के यानी तुर्किया क्या यूरोप, सदर्न यूरोप से लेकर के पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर तक फैली हुई थी। वो ओटोमन एम्पायर का एक एक्सपेंस था। तो एर्दोगन भी कम नहीं है अपने एम्बिशंस में, इसलिए एर्दोगन भी अपने आप को एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानते हैं। अब पाकिस्तान के पास एक खिलौना है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो भी सोचता है कि भाई मेरे बिना तो इस्लामिक वर्ल्ड सेफ है ही नहीं, क्योंकि अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो तो मैं हूँ।
तुर्की जो है हालांकि न्यूक्लियर केपेबल नहीं है, लेकिन उस वो अपने नेटो गारंटी के अंदर न्यूक्लियर डिफेंस उसके पास है। इनफैक्ट न्यूक्लियर नेटो डिफेंस सिस्टम्स वगैरह सारे वहाँ प्लेस्ड हैं तुर्की में, बिकॉज ऑफ द नेटो, बिकॉज इट इज द नेटोज पार्ट ऑफ द नेटो, और नेटो का सबसे सदर्न मोस्ट सदस्य है। और पहले आपको याद होगा एक सेंटो करके ट्रीटी होती थी जिसमें पाकिस्तान को जोड़ा गया था, तो पाकिस्तान भी नियर नेटो टाइप अरेंजमेंट के अंदर है। तो ये एंड सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनली यूएस के साथ क्लोज रहा है, तो आपस में इनके सारों के रिश्ते अच्छे थे। यानी कि पाकिस्तान टर्की के बीच में, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच में, सऊदी अरेबिया तुर्की के बीच में रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। मतलब उस लेवल पे नहीं कहा जाएंगे जिस लेवल पे कि बोलो एक जुट दिखे। तो पाकिस्तान ने कहीं ये ब्रिज का काम किया कहीं ना कहीं कि भाई इस पूरे रीजन में अगर कोई पावर है इन इट्स ओन अंडर इट्स ओन आई वुड से स्टीम, वो हम तीन हैं, यानी कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। किसी के पास कुछ कैपेबिलिटी थी, किसी के पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है, सऊदी अरेबिया के पास मुल्ला है यानी पैसा है। सो तीनों को मिला करके इन लोगों ने सोचा है कि शायद हम इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, अकेले हम शायद न कर पाए। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है तो उसके पास मुल्ला नहीं है यानी कि पैसे नहीं है। सऊदी अरेबिया के पास हथियार नहीं है लेकिन उसके पास मुल्ला है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया जी किसी जमाने लार्जेस्ट इंपोर्टर था डिफेंस सिस्टम का, अगर आपको याद हो, अभी दूसरे नंबर पे है। सो जी भारत और बीच में कंपटीशन होता रहता है कि कौन सबसे ज्यादा हथियार खरीदेगा। तो सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम है, पैसा है लेकिन सिस्टम्स नहीं है, सिस्टम्स भी नहीं है और लोग जो इनको यूज कर सकते हैं, ट्रेन्ड मैन पावर जिसकी बात करते हैं, वो भी नहीं है। तो इस मामले जी में तुर्की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी दे सकता है। पाकिस्तान की पूरी जो फौज है तुर्की में ट्रेनिंग करती है और पाकिस्तान भी कुछ ट्रेनिंग सऊदी अरेबिया को देता है। तो सबको ऐसा लगा है कि हमको आपस में एक विन विन सिचुएशन है अगर हम एक साथ हो जाए। पहले ये लड़ रहे थे इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए, अब इनको ये नहीं पता है कि काउंटर फोर्सेस कौन कौन से। काउंटर फोर्स इसमें आ जाता है इजिप्ट, काउंटर फोर्स आ जाता है ईरान। अगर हम मान के चलिए कि कुछ कारणोंवश या ईरान के यूएस की जो इस समय हालत है उसकी वजह से सीज फायर हो जाता है, तो इस पूरे रीजन में जो दबदबा, जिसको बोलते हैं ना कि गर्व से छाती खोल के अगर कोई बोलने वाला देश होगा वो होगा ईरान। वो तो बोलेगा कि मैंने तो अमेरिका की टाइम टाइम फिक्स कर दी, तुम लोग क्या हो, हु आर यू। अमेरिका भी न्यूक्लियर फोर्स है, तो पाकिस्तान कौन सा बड़ा तीस मार्का हो गया जो कि वो कुछ कर सकता है। सऊदी अरेबिया अरेबिया के पास क्या है, एक हमारे हूती उनको काफी है डराने के लिए। तुर्की बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है नहीं। और आने दो तुर्कियों को, हिस्टोरिकली पर्शियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन में अक्सर लड़ाई चलती रही है हजारों साल पहले से। सो ओवरऑल ये जो खतरा उनके पास आ सकता है, ये भी एक रीजन रहा हो कि बोलते भाई हम तीनों मिल जाते हैं सो दैट ईरान का जो पॉसिबल फ्यूचर स्टेटस होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। जी इजिप्ट भी है, इजिप्ट भी उसी तरह से सोच रहा है कि अब मैं तो 5,000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ, अगर पर्सिया कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, व्हाई कांट आई बी द लीडर। तो इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। हाँ लेकिन इस समय सर, क्योंकि इन इफ्स एंड बट्स तो यही मैं आपसे समझना चाहती थी कि सर, क्योंकि इस्लामिक नेटो का जो ये ख्वाब है ये बहुत दशकों पुराना है, लेकिन कभी जो जैसे कि आप जो कैलकुलेशंस बता रहे हैं कि सब अपने आप को सोचते हैं कि हम लीडर, तो इस वजह से एक मंच पर नहीं आ पाते। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया की सर बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया जो है वो ट्रेडिशनली अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस पर निर्भर रहता आया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी पार्टनरशिप को सिक्योरिटी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, या कोई सऊदी अरेबिया को जो है अमेरिका को मैसेज दे रहा है, या फिर अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, क्या है ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर। ओके, आपने सारी चीजों को एक साथ बोल दिया, लेकिन मैं इसको अलग अलग करके बताना चाहूंगा।
सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया शायद इन सब देशों में से सबसे समझदार इस समय दिख रहा है, क्योंकि उसे लगा है कि एनर्जी अब जो एफओएल, पेट्रोल, ऑयल वाली जो एनर्जी थी, वो पेट्रो डॉलर्स अब कम होते जाएँगे क्योंकि रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। तो अभी से ही जो सऊदी अरेबिया है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है एनर्जी की फ़ील्ड में। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन तभी करेगा अगर सिचुएशन थोड़ा शांत हो। सिचुएशन शांति के लिए उसे पाकिस्तान चाहिए और उसे तुर्की चाहिए, क्योंकि तुर्की भी वेस्ट एशिया में अपना कुछ न कुछ खुराफात में रहता था कि वो कुछ करे ताकि वो इस एरिया का लीडर बन जाए। साथ आने पे वो उसमें कमी आ जाएगी। जो तुर्की सऊदी अरेबिया का जो आपस में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव है वो कम हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया विल गेट अ क्लीन फील्ड। इसीलिए उसने अमेरिका के साथ क्या डील करी है, न्यूक्लियर प्लांट्स, पीसफुल पर्पजेस के लिए। अब वो जान रहा है कि मैं अब पेट्रोल से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे डाइवर्सिफाई करना है इन द एरिया ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसी तरह से वो हर एरिया में भारत के साथ क्यों वो अच्छे रिश्ते रख रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसका जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। जब तक हो सके भारत को एनर्जी की भूख है, क्योंकि अगर दुनिया में अगर 2 देश जो एनर्जी के भूखे हैं, जो मैं बोलूँगा कि उनको जितना दे दो कम है, वो है चाइना और इंडिया। इंडिया भी धीरे-धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है अपनी, तो सऊदी अरेबिया को इंडिया की ज़रूरत उस लिहाज से है। दूसरा जो है कि सऊदी अरेबिया को अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए भारत से जो स्किल्ड मैन पावर आ रहा है, पाकिस्तान में स्किल्ड मैन पावर नहीं आता, पाकिस्तान से खाली अनस्किल्ड मैन पावर आता है। भारत से जो है साइंटिस्ट्स हैं, आईटी टेक्नीशियंस हैं। अब हर एरिया में भारत से जो है मैन पावर जो आ रही है, दैट्स अ हाइली स्किल्ड मैन पावर। उसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने देश को आगे चलाने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट्स को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में है वो कैपेबिलिटी, लेकिन क्या पाकिस्तान इतना स्पेयर कर पाएगा, वो भी एक अपने आप में डाउट है। तुर्की में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया को केटर करे। इसलिए जो सऊदी अरेबिया ने कई बार बोला है कि भाई, तुर्की ने भी बोला है कि हम भारत और भारत का जो रिश्ता है वो अलग डायनामिक्स है उसके, और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो अलग डायनामिक्स के हैं। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इस समय और लीडरशिप के अंदर थोड़ा चर्निंग होगी, थोड़ा और मंथन होगा, ये पहला स्टेप है। दूसरी चीज़ जो आपने बोली है कि अमेरिका के कहने पर, अब अमेरिका के कहने पर ये बात बिल्कुल ही मेरे हिसाब से एप्लीकेबल है। उसका रीज़न ये है, अमेरिका पाकिस्तान को कठपुतली की तरह नचाता है। तुर्की नेटो का एक हिस्सा है। तुर्की अमेरिका के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि अगर कर दिया तो जो भी फैसिलिटीज़, जो भी गारंटीज़ हैं डिफेंस की, नेटो वो खींच लेगा पीछे। नेटो क्या है? बेसिकली अमेरिका ने अगर पीछे हाथ खींच लिया तो नेटो के पास कुछ नहीं है। जो नेटो के पास है वो अमेरिका के पास है। बेसिकली यूरोप तो खुद अपने ही डिफेंस में लगा हुआ है। अपना ही 5% खर्च करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग रशिया से बच के, रशिया से डिफेंस, रशिया के साथ उनका जो दुश्मनी का रिश्ता है उससे अपने आप को बचा सके। सो इस समय तुर्की को ज़रूरत है अमेरिका की, सऊदी अरेबिया को ज़रूरत है अमेरिका की, पाकिस्तान को ज़रूरत है अमेरिका की। $12 बिलियन की भीख का कटोरा लेके वही गए हैं। मुनीर साहब और शहबाज शरीफ ही गए हैं। तो अमेरिका के कहने पर ये जो लामबंदी चल रही है, इससे काउंटर फोर्स टू ईरान, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ईरान अगर ये विथड्रॉ करता है अमेरिका रीजन से, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी ईरान और ओमान की जो डील आपस में बन रही है, अगर वो डील बन जाती है तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि अमेरिका के लिए मुँह पे तमाचा भी हो सकता है, अमेरिका के लिए एक ऑफ रैंप भी हो सकता है, यानी कि अमेरिका को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा कि ठीक है भाई, आप लोगों ने आपस में डील कर ली है। इधर मैंने इस रीजन के लिए, लीडरशिप के लिए 3 इन बड़े-बड़े महारथियों को इकट्ठा कर दिया है। ये लोग अब कंट्रोल करेंगे, ईरान को दब के रहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान में उतनी क्षमता नहीं है अपने आप को वो करने की, दोबारा अपने पुराने स्टेटस पे लाने की, क्योंकि उसका तकरीबन $300 बिलियन पैसा चाहिए उसको अपने आप को
दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये मैं बताऊं, जितना नुकसान पर्शिया ईरान का हुआ है, $300 बिलियन में रातों रात नहीं इंप्रूवमेंट होगा। ये धीरे धीरे पैसा लगेगा, बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो खराब हुआ है वो उसको खड़ा करना पड़ेगा। कई और कंडीशंस होंगी कि ईरान ने अपने आप को अंडरग्राउंड वॉरफेयर के लिए तैयार करके रखा था, यानी कि जमीन के अंदर अपने उन्होंने एसेट्स छुपा रखे थे, उनका शायद इंस्पेक्शन करना पड़े, उनको शायद न्यूट्रलाइज करना पड़े। तो बहुत लंबा सफर है ईरान के लिए। इसलिए मुझे लगता है ये ग्रैंड प्लान चल रहा है अमेरिका का कि एक अल्टरनेट पावर सेंटर, स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर, अलोन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग कंबाइंड आर्किटेक्चर वो वेस्ट एशिया में क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रो यूएस हो, ना कि प्रो चाइना। यहाँ मैं चाइना का एंगल डालूंगा, क्योंकि चाइना जो है वो भी देख रहा है कि भाई जो तहस नहस हुआ है, तो लोग एक तो हथियार खरीदेंगे चाइना से, क्योंकि चाइना का हथियार सस्ता है, अमेरिका का हथियार महंगा है। दूसरा, लोगों को जरूरत होगी कंस्ट्रक्शन की, रिकंस्ट्रक्शन की, चाहे वो गाजा में हो या चाहे वो ईरान में हो या चाहे वेस्ट एशियन कंट्री में हो, उनका भी तो नुकसान हुआ है। उनके भी तो कई जगहों पे हमला किया है ईरान ने, हालांकि एक ज्यादा मात्रा में नहीं, बट थोड़े थोड़े नुकसान तो वहां भी हुए। तो इवन चाइना देख रहा है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ मेरी बन गई, हमारा हमारा गुब्बारा फूल जाएगा। जो इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रियल एस्टेट था, उसकी जो 30% जीडीपी नीचे घुस रही है, वो शायद इधर से बाहर आ जाए, आउटसाइड रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। तो इस समय चाइना भी कोशिश करेगा कि यूएस की ये जो एफर्ट है इनको अंडरमाइन करने के लिए, वो कोशिश करेगा इंडिविजुअली इनको लेके आने की। यानी कि ईरान के साथ तो उसका रिश्ता है ही है अच्छा, अब वो कोशिश करेगा कि याद होगा आपको 2 साल पहले चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में एक डील कराई थी। हालांकि वो टूट गई डील बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो वेस्ट एशिया में हुआ, बट वो दोबारा कर सकता है। उसके पास इतनी वो मैं कहूँगा रिलेशनशिप कैपिटल है कि वो शायद दोबारा सऊदी अरेबिया को एक सब्ज बाग दिखाए, जिससे तो यहाँ पे 2 लेवल पे कंपटीशन होगा, ग्रेट पावर कंपटीशन होगा विच विल बी बिटवीन US and China, and regional competition होगा which will be between Iran and rest of West Asia, जिसमें पाकिस्तान जो है अब अपने आप को ज्यादा वेस्ट एशियन बोलता है, लेस साउथ एशियन बोलता है। तो अच्छी बात है, उधर ही जाए, जहां जाता है वो गदर ही करता है, तो वहां गदर करने दीजिए उसको, जितना गदर करना है करे, बाद में लोगों को समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो मेरे को लगता है कि वेस्ट एशिया में जो ये जो डायनेमिक्स है वो इस तरह से प्ले आउट करेंगी। जहां तक इस एग्रीमेंट का सवाल है, ठीक है, करने दीजिए एग्रीमेंट, लोग देंगे। ये बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था कि वी विल डिफेंड यू विथ ऑल आवर मीन्स, यही एग्रीमेंट Yes. का एक बहुत बड़ा यही हिस्सा बात था। मैं सर बोलने ही वाली थी कि ऑलरेडी इस तरह का एग्रीमेंट तो कर ही चुके हैं दोनों। तो कहाँ गया वो ऑल योर मीन्स, जब ईरान उनके ऊपर हमला बोल रहा था, पाकिस्तान तो नेगोशिएट कर रहा था। यस। एक तरह से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया को और जब अफगानिस्तान की तरफ से हुआ तब ऑफ कोर्स सऊदी ने कुछ नहीं किया। दैट इज सर व्हाई आई एम अब सेइंग कि ये जो आपस में जो एग्रीमेंट होते हैं ना, इनको तब सीरियस मानना चाहिए जब जमीन पे ये लोग इस पर एक्ट करें। अगर जमीन जी पे नहीं एक्ट करेंगे तो करने दो एग्रीमेंट यार, उस एग्रीमेंट से क्या। भारत ने हाँ अमेरिका के साथ मतलब पता नहीं कितने कितने एग्रीमेंट कर लिए हैं, अब जमीन पे कितना ट्रांसलेट हो रहा है, दैट वी हैव टू सी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम लेकिन लोग सर डाइवर्स। अगेन हम भारत की बात करें तो सर आपको क्या लगता है भारत के लिए इसमें क्या मैसेज है, क्या मीनिंग भारत को इससे निकालने की जरूरत है? मतलब ऑफ कोर्स खामोश बैठना तो हम नहीं वो कर लास्ट कह सकते। हम्म अब लास्ट पॉइंट वही था कि हम्म पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जैसा भारत कर रहा है उसको नकल मार, पाकिस्तान भी अब नकल मारने लग गया है। पहले हमारे वो ऑफ सिंदूर का जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसकी नकल मारी उसने, अब वो नकल मार रहा है भारत की कूटनीति और जो फॉरेन जियोपॉलिटिकल पॉलिसी यस स्ट्रैटेजी है, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है हमारी, उसकी नकल मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए, भारत को चाइना कोशिश कर रहा था घेरने की, हमारे नेबर्स वगैरह के थ्रू। तो भारत ने क्या शुरू किया, एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, ना कि डिफेंस। हमने बोला ठीक है, हम नेबर्स के साथ देख लेंगे जो करना है, हमारे पास है उतने वेयर विद ऑल्स की, वी विल लुक एट आवर नेबर्स,
भारत ने शुरू किया पॉलीसेंट्रिक गेम, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वियतनाम, ये कहाँ गया? फिलीपींस। ये हमने चाइना के खिलाफ एक तरह से एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से चाइना अपने फर्स्ट आइलैंड चेन में ही रहे और ब्रेकआउट ना करे। अमेरिका विली नीली भले ही हमारे साथ ना हो, विली नीली वो हमारा साथ देगा, क्योंकि ये उसके इंटरेस्ट में भी है कि ताइवान को कोई डेंजर ना हो। सो ये एक, जैसे हमने चाइना के खिलाफ किया, वो कोशिश कर रहा है कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिल करके ये लोग, जो हमने ग्रीस और उधर से जो रास्ता बनाया है, उसके खिलाफ एक काउंटर मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ग्रीस, सिप्रस, ये सब भारत ने उधर से अपना रास्ता ओपन किया है, तो ये आईमैक का रास्ता जो है उस तरफ से जाएगा, एग्रीमेंट भी हो रहा है। कश्मीर का काउंटर सिप्रस कर रहे हैं भारत, तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस घेरे को तोड़ा जाए। भारत ये भी कर रहा है कि नॉर्डिक्स का अलग से, भारत भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अपने इंटरेस्ट को चाइना के खिलाफ डिप्लॉय कर रहा है। तो पाकिस्तान को शायद कुछ चाइना ने समझाया होगा कि भाई अब हम तुमको इतना पैसा वैसा देते हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो ये उस दिशा में मुझे लगता है पहला कदम है। तो इट डजंट मैटर भारत ने क्या किया हुआ है, यूएई, इजराइल, इंडिया, Yes, I जॉर्डन, to you too, sir. जॉर्डन, Plus. इवन इजिप्ट। Hmm. इजिप्ट हालांकि उतना नहीं है, बट इजिप्ट इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल थिंग। सो हमने भी इनके इस जो जो पुश कर रहे हैं ना, ये वेस्ट एशिया को Hmm. कंट्रोल करने के लिए काउंटर वेट हमने भी बना रखा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे वॉर गेमिंग भी चल रही है, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन टर्म्स ऑफ अलायंसेस। अलायंस तो नहीं बोल, पार्टनरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये अब ग्लोबल लेवल पे अगर नहीं तो रीजनल लेवल पर साउथ एशिया, पारी, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट, इन चारों का जो एरिया है, यही प्लेइंग फील्ड है। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से छोटी छोटी प्लेइंग फील्ड बना के एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश, और इसमें भारत ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, ये तो अभी जागे हैं। तो इसमें भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोगों को सऊदी अरेबिया को इस ग्रुपिंग से बाहर निकालने की जरूरत है। तुर्की का जहां तक सवाल है, तुर्की ने कोशिश करी थी भारत के साथ एक इम्प्रूवमेंट करने की, बट आपको पता है उस विजिट से ज्यादा कुछ निकला नहीं। वो भारत में आए थे, फ्यूचर में क्या होगा किसको क्या पता। सो हो सकता है हम तुर्कियों को भी खींच लें अपनी तरफ। एक ही चीज, एक ही लड्डू देने की जरूरत है। सो कहने कहने का मतलब है कि देयर आर सो मेनी घेराबंदी अपॉर्चुनिटी। तो सर टर्की की कर ही दी है। बिल्कुल, तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये एक एफर्ट किया जा रहा है कि गेट आउट ऑफ दैट इंडिया एनसर्कलमेंट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि क्यों हम अपने आप को छुपाते हैं, लेट्स प्ले इट आउट इन द ओपन, दैट यस वी आर प्लेइंग द गेम एज यू आर प्लेइंग द गेम। जैसे आप गेम खेल रहे हैं, हम भी आपके साथ वैसा ही गेम खेलेंगे। हमारे पास 4.25 करोड़ की, 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तुम्हारे पास वो नहीं है। हमारे पास अच्छी खासी दुनिया की तीसरी चौथी लेवल की अलग अलग फोर्सेस हैं। कुछ एरियाज में हमारे पास कमी है, उसको भी हम जल्दी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं एक नेशनल मिशन के तहत, चाहे वो नेशनल मिशन ऑन एआई हो, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम हो, नेशनल मिशन ऑन साइबर हो। इस तरह की कई सारी चीजों को हम एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई एम श्योर भारत डेमोक्रेटिक देश है, थोड़ा टाइम लगता है, अंदर काफी भारत के हलचलें होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमको पीछे हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा पिछड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। अल्टीमेटली कछुआ ही जीतता है, मेरा ये मानना है, खरगोश हमेशा हारता है। ये कछुए या खरगोश की कहानी, ऑफ कोर्स खरगोश जो है वो आगे इस ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी जो जीत है उसको खो देता है। ओवर कॉन्फिडेंस, आपने कछुए का कवच नहीं देखा। एग्जैक्टली। मैं बोलती कछुआ तो अपनी एकदम डिलीजेंटली धीरे धीरे एक कवच के साथ जो धीरे धीरे चलता रहता है। जो इंटरनल सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ भारत की है, इज द कवच, दैट इज द आर्मर, यस। दैट इज द आर्मर। उस आर्मर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज दोस्तों सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान की जो डील है
3 कंट्री के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके रूप में हम सिर्फ ऐसा देखना तो शायद इनकम्प्लीट ये पिक्चर हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में ऑलरेडी जहाँ पर हम देख रहे हैं जो सिक्योरिटी इक्वेशंस हैं वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम फैक्ट्स की बात करें, ऑफ कोर्स, और हमने फैक्ट्स के आधार पर यहाँ पर चर्चा की। एग्रीमेंट जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, टाइमिंग सिग्निफिकेंट है, पार्टिसिपेशन और जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मिलिट्री स्कोप जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में पब्लिकली क्लियर नहीं है, जो कि अब तक रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन आज जो ये अग्रीमेंट है वो साइन हो रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि सऊदी अरेबिया में ये साइन होने वाला ये अग्रीमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट बनकर रह जाता है, या फिर पूरे वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें कुछ नया अध्याय ये जोड़ पाएगा। और भारत के लिए अगर हम मैसेज की बात करते हैं तो सिंपल है, अलायंस बदल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बदल रहे हैं, और भारत को भी अपनी जो पार्टनरशिप और डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक आउटरीच और सारी चीज़ों को स्पीड अप और स्ट्रेंथन कर रहा है, और करना भी, और इससे भी बेहतर करना होगा, क्योंकि आज के दौर की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास कितने अलायंस है, सवाल ये है कि इस बदलते वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है और कितने मजबूत आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।